नमस्कार एंड वेलकम बैक टू स्पर्श क्लिनिक। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो वैसे तो बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है, बट जितना कॉमन ये डिज़ीज़ है उतना ही कॉम्प्लेक्स इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है। टाइफॉइड फीवर। यस, सो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि टाइफॉइड कैसे होता है, क्या इसका पॉजिटिव एजेंट है, क्या रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, सिम्टम्स कैसे हमने पहचानने हैं, देन इसका डायग्नोसिस कैसे करना है, ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं अगर ट्रीटमेंट डिले हो जाए, टाइफॉइड कैरियर क्या होता है, टाइफॉइड रिलैप्स क्या होता है, टाइफॉइड वैक्सीन कब और किसे देनी चाहिए, क्या प्रिवेंटिव मेथड्स हमें अपनाने चाहिए कि हम अपने बच्चों में या फिर घर के अन्य मेंबर्स में टाइफॉइड होने से रोक सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइफॉइड फीवर, इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट है एक बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है टाइफॉइड फीवर का? इट्स अ फीको ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन, दैट मीन्स कि फ्रॉम द स्टूल्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द माउथ ऑफ एन अनइन्फेक्टेड और नॉर्मल पर्सन। अब आते हैं हम इसके प्रिवेंटिव मेथड्स पे। जब स्टूल एक इन्फेक्टेड पर्सन ने पास किया, उसमें टाइफॉइड बैक्टीरिया एक्सक्रीट हो गया। अब मान लो नंबर 1 इसका व्हीकल हो सकता है फ्लाइज। सो मान लो फ्लाइज उस इन्फेक्टेड स्टूल पर बैठती हैं एंड देन वो किसी फूड पर जो कि अनकवर्ड है या वाटर में जो कि अनकवर्ड है उनमें बैठती हैं, तो वो फूड और वाटर कंटामिनेट हो गए एंड देन वो फूड या वाटर किसी ने कंज्यूम किया, उसे भी टाइफॉइड फीवर हो जाता है। सो एक बैरियर कहा गया फ्लाइज को रोकना। सो फ्लाइज को हम कैसे रोक सकते हैं इस ट्रांसमिट करने से? फूड को कवर्ड रखना है, वाटर को कवर रखना है। सेकेंड बैरियर कहाँ लग सकता है? जो कंटामिनेटेड मटेरियल है, अगर वेजिटेबल्स पे या फ्रूट्स पे कंटामिनेट हो जाता है किसी तरह से और उन्हें कोई कंज्यूम कर लेता है, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। बट इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करके, एंड जो हमने कुक करके खाने उनको प्रॉपरली कुक किया है तो हमें ये इन्फेक्शन नहीं होगा, हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। थर्ड बैरियर हम कहाँ लगा सकते हैं? हैंड हाइजीन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर जो टाइफॉइड का कैरियर है, सो उन दोनों ने अगर अपने हैंड्स अच्छे से वॉश नहीं किए हैं एंड सपोज वो किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करते हैं और वहाँ वो फूड कुक करते हैं, वाटर सर्व करते हैं, सो उनके हैंड से बैक्टीरिया फूड वाटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हम में से कोई कंज्यूम करेगा तो हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो थर्ड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी हम कहाँ लगा सकते हैं? प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस पे। इंश्योर करें कि जो कुक्स हैं वो अपने हैंड वॉश प्रॉपरली कर रहे हैं, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये होटल्स और रेस्टोरेंट्स में पॉसिबल नहीं है। सो बेस्ट इज टू अवॉइड ईटिंग आउटसाइड, स्पेशली ड्यूरिंग दिस सीजन, रेनी सीजन, जहाँ पे ये कंटामिनेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड फोर्थ बैरियर इज यूजिंग अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सो वाटर अगर कंटामिनेटेड भी है टाइफॉइड बैक्टीरिया से, तो भी अगर हम उसे अच्छे से बॉईल करके ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, एंड नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट फॉर रिंसिंग योर माउथ, फॉर वॉशिंग योर फेस, फॉर वॉशिंग योर आइज, इन सब के लिए क्लीन वाटर यूज़ करेंगे तो भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत हद तक। देन इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? दैट मीन्स कि अगर हमारे बॉडी में टाइफॉइड का बैक्टीरिया चला गया है तो कितने दिन लगते हैं सिम्टम्स आने में? सो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 14 days। नाउ सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड फीवर, एज द नेम सजेस्ट, फीवर इज देयर इन 100% ऑफ केसेस। फीवर टिपिकली राइजिंग फीवर होता है, डे बाय डे इट गोज ऑन राइजिंग, 101, then 102, then 103, it may go up to 105 degree Fahrenheit in some of the children. और क्या सिम्टम्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम फीवर? देयर कैन बी स्टमक रिलेटेड सिम्टम्स। स्टमक पेन हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशंस हो सकते हैं, देयर माइट बी नोजिया और वॉमिटिंग, बट अगेन दीज आर नॉट नेसेसरली प्रेजेंट इन ऑल द केसेस as is the fever. And then headache is also a very common symptom which is noted in some of the cases. Generalized body weakness and generalized body pain, ये भी invariably almost 95 to 100% केसेस में होता है कि बहुत ज़्यादा फैटीग बॉडी हो जाती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बेड से उठा भी नहीं जाता, तो इस तरह का फैटीगनेस बॉडी में आ जाता है। नाउ डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर। सबसे पहले आता है कंप्लीट ब्लड काउंट। यस, इट इज़ इनवेरिएबली डन इन ऑल द इन्फेक्शियस केसेस। तो कंप्लीट ब्लड काउंट टाइफॉइड में इज़ वेरी वेरी वेरिएबल। वैल्यूज इसमें नॉर्मल भी हो सकती हैं, लो भी हो सकती हैं, हायर साइड पे भी हो सकती हैं। सो देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट एविडेंस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय कंप्लीट ब्लड काउंट
रिपोर्ट इन द टाइफॉइड केसेस। नेक्स्ट जो हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं दैट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन एज अ वर्कअप फॉर फीवर। सो सी रिएक्टिव प्रोटीन इज अ मार्कर ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। इन वायरल इन्फेक्शंस थोड़ा सा ही रेज करता है इसका लेवल, देन इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस द लेवल राइजेस टू अ बिट मच हायर लेवल। सो डिपेंडिंग अपॉन द लेबोरेटरी कट ऑफ्स वी नीड टू असेस कि ये लेवल जो है सी रिएक्टिव प्रोटीन का ये किसकी तरफ जा रहा है, वेदर इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स अ वायरल इन्फेक्शन और अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सम अदर इन्फ्लेमेशन विच माइट बी गोइंग ऑन इन द बॉडी। Then after C-reactive protein, next comes the antibody tests or we can say serological tests for typhoid fever. फिडाल टेस्ट एंड टाइफिडॉट बेसिकली दोनों का ही पर्पस सेम ही है कि पेशेंट के ब्लड में सैल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करना। पहले हम विडाल टेस्ट की बात करते हैं। पॉजिटिव विडाल टेस्ट मीन्स कि जो टाइटर उनमें दिया होता है 1 in 80, 1 in 160, 1 in 320 ऐसे टाइटर्स में रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे जो विडाल टेस्ट में एंटीबॉडीज़ देखी जाती हैं वो एंटीबॉडीज़ पेशेंट के ब्लड में 7 to 10 डेज़ के बाद डेवलप होती हैं। सो अगर हमने इनिशियल स्टेज में विडाल टेस्ट किया है तो वो फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। एंड अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव भी है इट इज़ नॉट डायग्नोस्टिक ऑफ टाइफॉइड स्टिल। वाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रीजन्स कि ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉल्स पॉजिटिव मीन्स कि टाइफॉइड नहीं है बट फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। वो कैसे हो सकता है? वन इज़ क्रॉस रिएक्टिविटी, कि फीवर अगर किसी और इन्फेक्शन की वजह से भी है और उसमें भी सेम एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं जो कि टाइफॉइड बैक्टीरिया के लिए होती हैं, सो उस इन्फेक्शन की एंटीबॉडीज़ उस स्लाइड में रिएक्ट कर जाएंगी एंड देन तो भी एग्लूटिनेशन होगा, रिएक्शन होगा और पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी जाएगी। सो टाइफॉइड नहीं था, इन्फेक्शन कोई और था बट एंटीबॉडीज़ कॉमन थी। दिस इज़ क्रॉस रिएक्टिविटी। एंड दूसरा रीज़न है फॉर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, टाइफॉइड वैक्सीनेशन। टाइफॉइड वैक्सीनेशन हुई है तो उस ब्लड में भी तो एंटीबॉडीज़ हैं, वो भी रिएक्ट कर जाएंगी तो विडाल टेस्ट फिर से पॉजिटिव आ जाएगा एंड दैट विल बी फॉल्स पॉजिटिव। देन पास्ट इन्फेक्शन है टाइफॉइड और एनी अदर इन्फेक्शन, उसमें भी ये रिएक्शन पॉजिटिव आ जाता है एंड फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। देन टाइफॉइड कैरियर्स स्टेज में जिनमें एंटीबॉडीज़ वीक्स टू मंथ्स आफ्टर इन्फेक्शन प्रेजेंट होती हैं, उनमें भी ये पॉजिटिव आ जाता है। सो दीज आर सो मैनी रीजन्स कि विडाल टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट इज टाइफिडॉट टेस्ट। सो टाइफिडॉट में हम IgM एंटीबॉडीज़ देखते हैं जो कि टाइफॉइड एंटीजन्स के अगेंस्ट बॉडी में होती हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि ये बहुत इनिशियल स्टेजेस में ही पॉजिटिव आ जाता है, फर्स्ट 2-3 डेज में ही ये पॉजिटिव आ जाता है इफ़ देयर इज़ टाइफॉइड बैक्टीरिया प्रेजेंट ओवर देयर। बट जो लिमिटेशंस विडाल टेस्ट की हैं वही इसकी भी हैं कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स इसमें भी आ सकते हैं फॉर द सेम रीजंस और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं फॉर द सेम रीजंस। सो अब हमारे पास बचा एक ही टेस्ट विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर टाइफॉइड फीवर एंड दैट इज़ ब्लड कल्चर। या ब्लड कल्चर अगर पॉजिटिव है तो इट इज़ 100% कन्फर्म्ड कि वो टाइफॉइड फीवर ही है, बट इसकी भी लिमिटेशंस हैं। इसकी क्या लिमिटेशंस हैं कि इसे हमें 5 डेज़ तक फॉलो करना होता है। ब्लड कल्चर में हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ देखनी होती है एंड वो ग्रोथ 24 आवर्स में भी आ सकती है, 48 आवर्स में आ सकती है, 72 आवर्स एंड टिल 5 डेज़ वी हैव टू वेट फॉर रिलीजिंग द रिपोर्ट। सो दैट्स वाई the diagnosis is so complex and we have to go with our clinical experience and with the clinical presentation of the child or the patient who is coming to us. And then treatment इसका antibiotics है as we all know, but still यहाँ भी complexity क्या आ जाती है कि बच्चों में mainly viral infections ही होते हैं। सो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि कौन सा वायरल फीवर है और कौन सा फीवर बैक्टीरिया से हुआ है, स्पेशली टाइफॉइड बैक्टीरिया से। इट्स जस्ट ऑन फॉलो अप दैट वी कैन कम टू नो। फीवर अगर पहले ही दिन हुआ है प्लीज़ अवॉइड करें अपने आप से एंटीबायोटिक स्टार्ट करना। सेकेंड डे, थर्ड डे हमें फीवर पैटर्न देखना है, बाकी सिम्टम्स देखने हैं, जनरल कंडीशन क्या है पेशेंट की वो देखना है एंड देन ब्लड टेस्ट करवाने हैं या नहीं वो डिसाइड करना है। सो देयर इज़ अ लॉट टू दिस एंड स्ट्रेट अवे गोइंग ऑन टू एंटीबायोटिक्स विल ओनली इंक्रीज द रेजिस्टेंस amongst the bacteria. So रेजिस्टेंस पैटर्न ऑफ एंटीबायोटिक एक पर्टिकुलर एरिया का डिसाइड करता है कि हमें कौन सी एंटीबायोटिक उस एरिया में उस पेशेंट को देनी है सो दैट कि उसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट हो सके। यस, ट्रीटमेंट में एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हमने एंटीबायोटिक डोज पेशेंट को स्टार्ट कर दिया है
बट स्टिल 2 days 3 days हो गए हैं, फीवर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो इट इज़ अ रेड फ्लैग साइन कि हमें बच्चे को एडमिट करवा के इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स टाइमली स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज कई बार ओरल एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरियाज रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उन्हें इंजेक्टेबल IV एंटीबायोटिक्स से ही किल किया जा सकता है. सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफाइड फीवर इफ नॉट ट्रीटेड इन टाइम एंड नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली? First complication is intestinal perforation. Yes, it is a very dangerous and a fatal complication. इसमें होल हो सकता है इंटेस्टाइन्स की वॉल में, और जितना भी इंटेस्टाइन्स के अंदर मटेरियल है वो सारा एब्डोमिनल कैविटी में स्प्रेड आउट कर जाता है, जिसे हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी डेंजरस कंडीशन. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इससे हो सकती है ब्रेन इन्फेक्शन. ब्रेन इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस जैसे डेंजरस एंड फेटल इन्फेक्शन इससे हो सकते हैं. नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस लाइक मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है. रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन में निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है. देन एक्यूट किडनी फेलियर भी इससे हो सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफाइड फीवर अगर ये एडिक्वेट ट्रीट नहीं किया जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट आर टाइफाइड कैरियर्स? टाइफाइड कैरियर्स मीन्स कि उस पर्सन में टाइफाइड इन्फेक्शन हुआ था, उसका ट्रीटमेंट भी हो गया है, बट स्टिल फ्यू वीक्स और मंथ्स तक उनमें टाइफाइड बैक्टीरियाज स्टूल्स में और यूरिन में एक्सक्रीट हो रहे हैं. सो जिसकी वजह से उनमें डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं वो फॉल्स पॉजिटिव भी आते रहते हैं, उनमें कोई सिम्टम भी नहीं है, एंड मोर डेंजरस थिंग इज़ कि वो और लोगों में टाइफाइड को ट्रांसमिट करने में अभी भी सक्षम हैं. उन्हें खुद नहीं मालूम होता कि उनके अंदर टाइफाइड बैक्टीरियाज हैं, और अगर वो सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करेंगे, हाइजीन नहीं रखेंगे, तो दूसरे पर्सन को वो ट्रांसमिट कर सकते हैं डिजीज़. व्हाट इज़ टाइफाइड रिलैप्स? टाइफाइड रिलैप्स मीन्स किसी को टाइफाइड हुआ, उसको ट्रीट भी कर दिया, बट उसके फ्यू वीक्स या 1 month के बाद उसको फिर से सेम सिम्टम्स आने शुरू हो गए. दैट मीन्स कि उसे टाइफाइड फिर से हो गया. यस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन एंटिटी. सो उसे भी हमें फिर से एंटीबायोटिक से ट्रीट करना है. सो ये टाइफाइड रिलैप्स स्टेज इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, और उसे भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइफाइड वैक्सीनेशन. आजकल टाइफाइड वैक्सीनेशन बहुत ही ईजिली अवेलेबल है. सो वन एंड ऑल शुड गेट टाइफाइड वैक्सीनेशन. चिल्ड्रन में 6 months एंड बियॉन्ड हम रूटीनली सबको टाइफाइड वैक्सीन लगा रहे हैं, बट स्टिल जिनको नहीं मिली उन्हें भी लगवा लेनी चाहिए. ऑल एडोलेसेंट्स, ऑल एडल्ट्स, ऑल एल्डरलीज शुड गेट दिस टाइफाइड वैक्सीन if you are especially staying in these typhoid endemic countries, which India is the one. So this all is about typhoid fever, and I hope आपको कुछ तो नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो में. Thank you for watching. Bye bye.